हेलो प्यारे बच्चों, आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यह देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग किन क्षेत्रकों में नियोजित हैं। दिए गए आंकड़ों में हमने देखा कि पिछले वर्षों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में तमाम सारे बदलाव हुए हैं, परंतु आज भी प्राथमिक क्षेत्रक में ही लोगों को अधिक रोजगार मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित नहीं हुए हैं। इस बीच औद्योगिक उत्पादन में यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक में 3 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इसमें रोजगार के अवसर भी 3 गुना बढ़े हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन में तो 14 गुना वृद्धि हुई, किंतु रोजगार में केवल 5 गुना की ही वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप देश की आधे से अधिक आबादी आज भी कृषि क्षेत्र में यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में ही काम कर रही है। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को हटाकर अन्य क्षेत्रकों में रोजगार दिया जाए तो कृषि के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी व्याप्त है। आइए अल्प बेरोजगारी को भी समझते हैं एक उदाहरण से। लक्ष्मी एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। इस भूमि पर वह ज्वार, बाजरा, अरहर जैसे मोटे अनाजों की फसल उगाती है। मतलब वह अपने खेतों में वही फसल उगाती है जो कि वर्षा के सहारे हो जाए। खेती में उसके परिवार के 5 सदस्य पूरे साल काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अन्य कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। अब देखेंगे कि काम सब लोग कर रहे हैं, बेकार कोई नहीं है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है या सभी लोग अपनी क्षमता से कम ही काम कर पा रहे हैं। इसी को ही अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। जिनके पास कोई काम नहीं होता, कोई रोजगार नहीं होता, घर पे बैठे होते हैं, इन्हें खुली बेरोजगारी। अब मान लीजिए कि सुखराम एक भूस्वामी अपने खेत में काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। तो इससे क्या होगा कि लक्ष्मी के परिवार में कुछ मजदूरी से अतिरिक्त कमाई हो जाएगी, क्योंकि उसके खुद के खेत में 5 लोगों की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। इसलिए उसके 2 सदस्यों के चले जाने से लक्ष्मी के खेतों के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यही 2 लोग किसी कारखाने में, किसी उद्योग में नौकरी पर लग जाएं, तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी और उसके खेतों में, उसकी भूमि पर पहले जैसा ही उत्पादन होता रहेगा। इस तरह के लाखों किसान अपने देश में निवास करते हैं। आप लोगों ने आलेख 2 और 3 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर देखा है। जो तालिका दी हुई है 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करें और उसके प्रश्नों के उत्तर दें और उन्हें हमारे पास भेजें भी। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और जब तक हम इन बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। तो आइए इसी पर चर्चा करें कि हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो। हम कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि का ही उदाहरण लेते हैं। क्या कि उसकी भूमि की सिंचाई के लिए कुएं या ट्यूबवेल के निर्माण हेतु सरकार कुछ अनुदान, मुद्रा दे सकती है या बैंक उसे कर्ज दे सकता है। इससे उसकी भूमि सिंचित होगी
और वह रबी के मौसम में एक दूसरी फसल यानी कि गेहूं उपजाती है मान लीजिए। और अब ये मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिन का काम उपलब्ध कराती है। इनमें कौन से काम होंगे? खेत की जुताई, बीज बोने, उसमें पानी लगाने, फसलों की कटाई, मड़ाई या अनाज को घर तक पहुंचाने तक का। अतः यहाँ उसके परिवार के 2 अन्य लोगों को इस काम में रोजगार मिल सकता है। इसी तरह अन्य खेतों की सिंचाई के लिए भी अन्य तालाब खोदने, बांध बनाने, नहर को खोदने के कामों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और कृषि क्षेत्र में व्याप्त इस तरह की अल्प बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि सिंचाई के साधन विकसित होने से लक्ष्मी तथा उसके जैसे अन्य किसान अपने खेतों में पहले से अधिक उत्पादन कर पाते हैं, तो उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए ज़रूरत होगी शहरों में ले जाकर वो फसल बेचें। इसके लिए परिवहन की भी ज़रूरत होगी। अब क्या होगा कि सरकार इसके लिए परिवहन के लिए साधन, अनाजों के भंडारण के लिए व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए पैसा खर्च कर सकती है। अगर सरकार ऐसा काम करती है तो तमाम सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब आप ये समझें कि लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, उसे खेती के लिए अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जैसे अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, कृषिगत उपकरण, तमाम सारी मशीनों की ज़रूरत होगी। उसके एक गरीब किसान होने के कारण तमाम सारी चीज़ों पर वह खर्च नहीं भी कर सकती है, तो इसके लिए उसे अधिक ब्याज पर साहूकार से कर्ज लेना पड़ सकता है या स्थानीय बैंक से उचित ब्याज दर पर उसे कर्ज उपलब्ध हो सकता है। कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख ऋण की अति आवश्यकता होगी। कृषि और साख पर हम लोग चर्चा इसी पुस्तक के अध्याय 4 में करेंगे। आइए कुछ अन्य तरीकों पर भी चर्चा करते हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है। इसके लिए अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना, जहां अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाया जा सके। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी क्षेत्र के कुछ किसान अरहर, मटर, मसूर यानी कि दलहन की फसल उगाने का निर्णय करते हैं, तो इन्हें इकट्ठा करने, कलेक्ट करने के लिए, साथ ही उसके प्रसंस्करण के लिए दाल मिल की ज़रूरत होगी। दाल मिल की स्थापना करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से आलू या प्याज के भंडारण के लिए शीतगृह, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाए, फिर उस पर आधारित उद्योग लगाए जाएं, फसलों के भंडारण को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए और जब ये भंडारण शीतगृह वगैरह खुलते हैं तो उसमें रखे हुए फसलों को किसान उचित दाम पर बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस तरह तमाम सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, फर्म, औद्योगिक फर्म स्थापित किए जा सकते हैं जिनसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे बच्चों, आप खुद अपने इलाके में स्वयं देख सकते हैं कि लोग किस समूह क्षेत्र के हैं जो बेरोजगार हैं या अल्प बेरोजगार हैं, और आप चाहें तो खुद उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन आप कर रहे हैं। शायद आपको पता ये भी हो कि भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग जो 5 से 29 वर्ष है के लगभग 60% बच्चे हैं और इनमें से मात्र 51% लोग ही स्कूल जा पाते हैं। इसका मतलब कि बाकी के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इनमें से तमाम लोग घर पर ही रहते होंगे या बाल श्रमिक के रूप में मजदूरी करते होंगे। यदि ये भी स्कूल जाने लगें
तो हमें और स्कूल, भवन, अध्यापक, उनसे संबंधित कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। इसका मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम रोजगार के सृजन की संभावनाएं हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करके रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, जिन क्षेत्रों में डॉक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं। देश में तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सुधार करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। चर्चा करें तो इनसे संबंधित सुझावों की एक लंबी लिस्ट हो सकती है। रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने देश में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, जिसे आपने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है और वो काम करना चाहते हैं, को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो इन मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को गौर से देखें और उसमें दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और उसमें आप क्या सुझाव दे सकते हैं, अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं। तो बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। बाकी अगली कक्षा में हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि हमारे पढ़ाने के बाद आप लोग अपनी पुस्तक को देखें और उसको पढ़ें और समझें। धन्यवाद।